चलो जी, कल हम लोग सीख लिए थे विवेचक या विविक्तकर कैसे निकाला जाता है। ध्यान दो, कल हम लोग पढ़ लिए थे विवेचक या विविक्तकर कैसे निकाला जाता है। अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हो तो उसका विवेचक कैसे निकालते हैं, इतना चीज समझ में आ गया है ना। आज हम लोग ये सीखेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक कब होता है, समान कब होता है, असमान कब होता है, अवास्तविक कब होता है। ये विवेचक के मान पर ही निर्भर करता है। ठीक है, ये विवेचक के मान पर ही निर्भर करता है। ध्यान दो, अगर तुम किसी द्विघात समीकरण का विवेचक निकालते हो, जो ध्यान से सुनेगा जरूर समझेगा, जो केवल बोर्ड पर काटता रहेगा उसको समझ में। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक कब होगा, तो आपको उसके लिए विवेचक निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा कब, जैसे 1 2 3 4 5 10 20 50 100, ये 0 से बड़ा कहलाता है। तो अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा आ जाए, अगर विवेचक का मान 0 से, बात को ध्यान से सुनना, अगर विवेचक का मान 0 से बड़ा हो जाए तो समझो कि उस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। इसका मतलब ये हुआ, वास्तविक और असमान का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा मूल जो होगा वास्तविक होगा, यानी मूलों का अस्तित्व होगा। और तुम अल्फा बीटा का यदि मान निकालोगी तो अल्फा बीटा के दोनों मान अलग अलग आएंगे, अल्फा और बीटा के दोनों मान अलग अलग आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। कभी किसी क्वेश्चन में होगा, जब हम लोग बनाएंगे तो आगे पता चलेगा कि x का दोनों मान 2 2 ही आ जाएगा, 3 3 ही आ जाएगा, 4 4 ही आ जाएगा, तो दोनों समान हुआ। तो उसी को कहा जाता है समान असमान। जैसे एगो x का मान 4 आ जाता है, एगो x का मान 5 आ जाता है, तो वह समान कहलाता है। यही चीज यहाँ पर बतलाता है, ये विवेचक से पता चल जाता है, ये विवेचक से ही पता चल जाता है कि अगर विवेचक का मान d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो समझो कि मूल वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक भी होगा लेकिन असमान, दोनों मूल बराबर नहीं। अगर विवेचक का मान मतलब d का मान अगर 0 के बराबर हो जाए, अगर विवेचक का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान भी होगा, यानी अल्फा बीटा के दोनों मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, ये विवेचक से पता चलेगा। अगर विवेचक का मान माइनस में आ जाए, यानी 0 से छोटा, माइनस में कोई संख्या है इसका मतलब क्या है जी, 0 से छोटा है। माइनस में कोई संख्या है इसका मतलब वह 0 से छोटा है। तो अगर विवेचक का मान माइनस में आ जाए इसका मतलब 0 से छोटा हो जाए तो समझो कि मूल उसका अवास्तविक होगा, और जब अवास्तविक होगा तो तुम उस द्विघात समीकरण के मूल को नहीं निकाल सकती हो। हम लोग उसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, हम लोग उसी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं जिसका मूल वास्तविक हो, जिसका मूल वास्तविक हो, अवास्तविक वाले को नहीं। यही आज हम लोग सीखेंगे। मूलों के, कहिए कि मूलों के प्रकृति के बारे में सीखेंगे, मूलों के प्रकृति के बारे में।
विवेचक समझ में आ गया है? विवेचक तुम लोग निकाल सकते हो। आज हम लोग सीखेंगे मूलों की प्रकृति। किसी द्विघात समीकरण का मूल का प्रकृति मतलब उसका स्वभाव कैसा होगा, ठीक है? वास्तविक होगा और अवास्तविक होगा, समान होगा कि असमान। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतलाएं। ये हमारा क्वेश्चन है। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतलाएं। मूल का स्वभाव कैसा होगा, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा अवास्तविक होगा, ठीक है? मूल के बारे में कह रहे हैं, द्विघात समीकरण के बारे में ध्यान दो। मूल के बारे में कहते हैं, मूल मतलब मान के बारे में। x का जो दो मान आएगा, द्विघात समीकरण के कितने मान आएंगे? द्विघात समीकरण के दो मान आएंगे ना, उसी को मूल कहा जाता है। क्योंकि जब किसी भी दुनिया में द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो x का दो मान आएगा, वही जो दो मान आएगा उसी को मूल कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? मूल कहा जाता है। तो हमको द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति बतलाना है। मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा अवास्तविक होगा, समान होगा असमान, यही जानकारी देना है ना। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो दे देगा 3x² + 4x - 7 बराबर 0। निश्चित तौर पर यह एक द्विघात समीकरण है। किसी को शक है? यह द्विघात समीकरण है ना? कैसे जानेंगे द्विघात समीकरण? क्योंकि चर राशि का महत्तम घात 2 है। चर राशि का महत्तम घात 2 है। वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण। वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण। देखो कहीं पावर 2 दिखाई दे रहा है, कहाँ? द्विघात समीकरण है। अब इसके मूलों की प्रकृति बतलाना है, मूलों का स्वभाव बतलाना है, मूलों का गुण बतलाना है, कैसा मूल होगा, ठीक है? वही प्रकृति नेचर कहलाता है। तो मूलों की प्रकृति हम तभी बता पाएंगे, मूलों की प्रकृति हम तभी बता पाएंगे, मूलों के बारे में हम जानकारी तभी दे पाएंगे जब हम उसका विवेचक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विवेचक निकालेंगे, ठीक है? ऐसे तो मूलों का प्रकृति हम उसका गुणनखंड निकाल कर भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि हम मूलों का केवल क्या निकाल लें, विवेचक निकाल लें, विविक्त कर निकाल लें। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि दुनिया में हर द्विघात समीकरण का तुम मूल निकाल ही लो, लेकिन विवेचक तो जरूर निकाल सकते हैं। दुनिया में किसी भी द्विघात समीकरण का हम विवेचक जरूर निकालेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उसका क्या कर लेंगे, मूल निकाल लेंगे, ठीक है? तो देखो विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले आपको ए का मान बताना है, बी का मान बताना है, सी का मान बताना है। तो कल हम बताए थे ना, बताओ। तो शायद तुम ही से पूछे थे ना, ठीक? ए का मान क्या होगा? ए का मान 3 होगा, बी का मान 4 होगा, सी का मान -7। सही है जी? कैसे बताई हो? सीरियल से देख के? हाँ, मतलब शुरू से। हाँ, कैसे जान लेंगे ए का मान 3 होगा? कोई तुमसे पूछ देगा कैसे जान लेंगे ए का मान 3 ही होगा? तो कहना है कि x² का जो गुणांक होगा वही ए कहलाता है सर। x² का गुणांक क्या है? ए का मान 3 ही होगा। बी का मान x का गुणांक 4 है तो बी का मान गुणांक ही होता है एबीसी का मान, कोएफिशिएंट जो होता है। तो हमारे ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान x² का गुणांक 3 है तो ए का मान 3, x का गुणांक 4 है तो बी का मान 4, कांस्टेंट -7। अब हम यहाँ पर विवेचक निकालेंगे। d बराबर फार्मूला होगा b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। अब हम मान रखेंगे। मान कैसे रखा जाता है?
बराबर के नीचे बराबर रखा जाता है, बी के नीचे, और स्क्वायर है तो माइनस के जगह पर, फोर के जगह पर, ए के जगह पर, 3 है तो गुणा लेके, और सी के मान माइनस, फिर बराबर 4 का स्क्वायर क्या होगा, ये माइनस माइनस गुणा होके 10 आई, 12 साथे 84 में 16 जोड़ेंगे तो 100 बताओ जीरो से बड़ा है कि छोटा है, 100 बताओ जीरो से बड़ा है कि छोटा है, 100 बताओ जीरो से छोटा है, 100 बताओ जीरो से बड़ा है कि छोटा है, निश्चित ही बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि चूंकि 100 बड़ा है जीरो से, अर्थात अर्थात 100 का मतलब डी बड़ा है जीरो से, अतः अतः इस द्विघात समीकरण का जानते हो क्या हाल होगा, अतः इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, क्योंकि बड़ा है तो वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन जीरो से बड़ा है भाई, जीरो से बड़ा है, इसका मतलब कि असमान होगा, यानी वास्तविक और, यानी कि जब इस द्विघात समीकरण का यदि हम मान निकालेंगे ना, एक्स का दोनों मान धनात्मक आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग आएगा, दोनों यही बतलाता है। एक्स के जो दोनों मान आएंगे दोनों वास्तविक होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग। असमान का मतलब अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। बताना किसको समझ में नहीं आया है। मिटा दें, देखो जी, जैसे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0, ठीक है। निश्चित तौर पर यह एक द्विघात समीकरण है, निश्चित तौर पर यह एक द्विघात समीकरण है, किसी को शक नहीं ना है, यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर राशि का महत्तम है 2, चर राशि का महत्तम है 2, वह समीकरण जिसमें चर राशि का महत्तम का 2 होता है उसे द्विघात समीकरण बार बार बोलते हैं। लेकिन फिर भी उससे पूछेंगे बताओ जी द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, बताओ, नहीं आप बताओ द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। देख ले, बैठो,
की हाल है, हमारा दोस्त है। हाँ? रोज जब पढ़ाते होंगे 10 बार जरूर बोल देते होंगे। और ये रहेंगे दोनों सुनती है कि बार बार जो बोलते हैं वो कुछ नहीं, जो लिखेंगे वो असली है। ठीक है, 4 तरीका है ना। कल 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0। ठीक, इस द्विघात समीकरण का हमको बताना है कि मूल का स्वभाव कैसा होगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, समान होगा, असमान होगा। इसके लिए हमको विवेचक निकालना होगा। यानी मूल के बारे में जानकारी लेना है तो विवेचक निकालो, मूल के बारे में जानकारी लेना है तो विवेचक निकालो। ठीक है, तो हम विवेचक निकालेंगे। अब विवेचक निकालने के लिए हमको ए बी सी 3 मानों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी बराबर सी बराबर। ठीक है, बताओ जी। सोना, बादल। बताओ ए का मान, ए का मान बताओ क्या होगा। ए का मान 10, बी का 25, सी का हाँ। बताओ ए का मान, बी का मान, सी का मान जी, सही है ना जी। बढ़ जाओ। ए का मान एक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए का मान होगा। तो एक्स स्क्वायर के पहले कौन अंक से गुणा है? एक्स स्क्वायर के पहले कौन अंक से गुणा है? एक्स से छिपा हुआ है, तो ए का मान एक। एक्स का गुणांक बी का मान, एक्स का गुणांक बी, एक्स के पहले कौन अंक है? सी अचर पद। अब हम क्या निकालेंगे? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विवेचक का फार्मूला हो गया। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a मान रखेंगे बराबर के नीचे, बी के नीचे देखो माइनस 10 स्क्वायर है तो माइनस के जगह पर 4 के जगह पर गुणा ए का मान और गुणा सी का मान बराबर के नीचे -10 का स्क्वायर, -10 गुणा करेंगे 100 ही आएगा, माइनस 25 चौके 100 में से 100 घटेगा, जीरो निश्चित ही क्या है? जीरो के बराबर है। जीरो जीरो के ही ना बराबर होगी, जीरो से बड़ा होगा, जीरो जीरो के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि डी बराबर कितना, ये डी का ही मान 0 आया है, देख लो ये डी का ही मान आया है। तो चूंकि डी बराबर, अतः इस समीकरण का, अतः इस समीकरण का मूल क्या होगा? गुड, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा, समान, क्योंकि अल्फा बीटा के दोनों मान बराबर आएंगे, क्योंकि डी बराबर क्या आ गया है? 0। ठीक है, संध्या कुमारी लो, हैप्पी बर्थडे वाला प्राइज है। वेलकम। उतार लो। विवेचक का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो समझना कि मूल वास्तविक होगा और समान, इक्वल होगा। ठीक है, अगर टी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो भी समान होगा, लेकिन क्या होगा? नहीं, तो वास्तविक होगा लेकिन असमान, वास्तविक होगा लेकिन असमान। तो दोनों जान गए। एक अवास्तविक वाला देख लिया जाए कि भाई अवास्तविक कैसे होगा, निकालते हैं।
हाँ ध्यान दो, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, प्लस 5 बराबर 0। देखो जी, इसमें भी पहले a का मान 2, b का मान और c का मान 5 हो गया। एक्स स्क्वायर के पहले 2 है तो a का मान 2, x के पहले 3 है तो b का मान अचर पद 5 है। और क्या निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4a, ये जगह सूत्र है। देखो बराबर के नीचे b के जगह पर स्क्वायर है तो माइनस 4 के नीचे गुणा दे दो a का मान गुणा c का मान बराबर 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 9 होगा, माइनस 4 दूनी के 8 बचे, 9 में से 40 घटेगा, माइनस 31 निश्चित ही 0 से छोटा होगा, माइनस 31 निश्चित ही 0 से, तो चूंकि हम कहेंगे कि d छोटा है 0 से, क्योंकि माइनस 31 किसका मान है, माइनस 31 किसका मान है, तो d छोटा है 0 से, अतः इस समीकरण का मूल क्या होगा, हाँ, अतः इस समीकरण का मूल लिख लो, अतः इस समीकरण का मूल अवास्तविक होगा। अवास्तविक, अवास्तविक का मतलब कि वास्तविक नहीं होगा। अवास्तविक का मतलब क्या हुआ, वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि आपका विवेचक माइनस में आ गया है। d का मान छोटा है 0 से, d का मान छोटा है, माइनस 31 छोटा नहीं है, छोटा। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, हाँ? बन जाएगा। सर, बनाओ, हाँ। द्विघात समीकरण में विवेचक का तात्पर्य क्या है? काम क्वेश्चन दिया है, से अपने से मैं पूछा हूँ। अपने से तुम क्वेश्चन बनाते हो, वही विवेचक अभिप्राय यही है कि विवेचक से हमें मूलों के प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, द्विघात समीकरण में विवेचक एक ऐसा मान है जिससे हमें मूलों के अस्तित्व के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। आ गया समझ में? हाँ सर। मतलब कि कहीं इसका बुक में चर्चा नहीं है, अपने कॉमन सेंस से सोचो कि विवेचक से ही ना तुम सब कुछ बता रहे हो। मूलों का, हाँ मूलों का प्रकृति, हाँ, मूलों का प्रकृति कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, वास्तविक होगा कि नहीं वास्तविक होगा, एक ही चीज से पता चल रहा है, विवेचक से। विवेचक से। हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में विवेचक एक ऐसा मान होता है जिससे हमें मूलों के प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। मिलता है। आ गया समझ में? हाँ सर जी। डाउट में नहीं रहना है, डाउट में रहोगे दिक्कत हो जाएगा, बी डाउट रहो। पांचों का निकाल के बताओ इसका प्रकृति कैसा होगा, मूल किस तरह के होंगे, स्वभाव कैसा होगा, साफ साफ।
बन जाएगा। सर पांचवा क्या लिखा हुआ है सर?
हो गया सर। बन गया। बैठ जाओ, इधर भी जी। पढ़ते हैं तो। चलो मिलाओ जी। इस कंजूस महाराज का डी का मान 0 आया है, तो चूंकि डी बराबर 0, अतः इस द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा। लिखना पड़ेगा, चूंकि डी बराबर 0, अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक और समान होगा। दूसरा, डी बराबर इसका आया है 196, तो लिखी है 100 बड़ा है 0 से, 196 बड़ा ना जी, 196 बड़ा है 0 से। अगर ये नहीं लिखोगी तो डायरेक्ट भी लिख सकती हो, चूंकि डी बड़ा है, चूंकि डी बड़ा है, 196 बड़ा है ना, 196 डी का ही ना मान है। हम कह सकते हैं ना कि डी बड़ा है, अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा। तीसरा मिलाओ, डी का मान इसका -151 आया है, -151, चूंकि डी छोटा है 0 से, अतः इस समीकरण का मूल अवास्तविक होगा। चौथा, इसका डी आया है -19, तो चूंकि डी छोटा है 0 से, अतः इस समीकरण का मूल अवास्तविक होगा। लास्ट, इसका डी आया है -93, -93, तो चूंकि डी छोटा है 0 से, अतः इस समीकरण का मूल सही है। ठीक ना? कोई इसमें बताना है? बोलो। पांचों क्वेश्चन में से किसी को कोई समझना है? बोलो। अच्छा, तो बोलो। पांचवा क्वेश्चन, रूट से डर गए, रूट से डर गए। पांचवा क्वेश्चन यही है जी, 6x² प्लस √3x बराबर, ठीक है। रूट से, दशमलव से, आटा से, बाटा से, घाटा से कुछ नहीं डरना है, अपने नियम पर चलना है। नियम हमारा ये कहता है कि x² का गुणांक 6 है तो a का मान, x का गुणांक √3 है तो b का मान, अचर पद
डी निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 है, बी के जगह पर और स्क्वायर देंगे -4 गुणा ए का मान गुणा सी का मान। देखो स्क्वायर और रूट में बहुत पुराना दुश्मनी है। रूट में और स्क्वायर में अपना जमीनी विवाद है ना, घरेलू झगड़ा है, दोनों में बनता नहीं है। तो जहां भी देखता है स्क्वायर रूट मैदान छोड़ के भाग जाता है। सुनी हो? सुनी हो क्या बोले हैं? बताओ, यही क्वेश्चन पूछी अरे तुम ही नहीं देख रहे हो। जहां भी स्क्वायर देखता है रूट क्या होता है, मैदान छोड़ के, ठीक है, क्योंकि रूट को स्क्वायर से डर जाता है। जहां भी देखेगा स्क्वायर अगर रूट ना डरने भाग जाएगा मैदान छोड़ के। ऐसे 3 को उठाया हुआ था, आप देखा रूट स्क्वायर छोड़ के, यानी स्क्वायर और रूट में दुश्मनी है, दोनों में नहीं बनता है ना। तो देखो होगा क्या, जब स्क्वायर जब जेमी रूट के पास, देखो अभी यहाँ है, आज जेमी कहेगा कि हम अंदर आए, बेचारा पहला ही ठीक ना हो जाएगा। क्यों? ऐसा आप लोगों को समझाने के लिए बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि डर के मारे भाग जाएगा। ठीक है, गणित में नियम ये है कि √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 गुणे रूट, 2 बार लिखेंगे। और √3 में √3 से गुणा होगा तो रूट में 9 और 9 का वर्गमूल, देखो 3 आ गया कि नहीं। उतना लंबा चौड़ा 9 बता करके ये बता दिया जाता है कि स्क्वायर अगर किसी रूट के ऊपर हो तो रूट कट जाता है। रूट तो बोला स्क्वायर से रूट कट गया, 3 होगा -4 छक्का 24 चौके और 3 में से 96 घटेगा -93 छोटा है ना, चूंकि b छोटा है 0 से, अतः मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। कर लो।